हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें अब टॉपिक आता है रिडबर्ग फार्मूला, ठीक है, या फिर रिडबर्ग्स इक्वेशन या फिर रिडबर्ग्स कांस्टेंट हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स के बारे में, जिसमें आ जाती है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। देन हमने क्या था कि नंबर ऑफ लाइंस कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। तो अब आता है रिडबर्ग फार्मूला। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से जो भी क्वेश्चन बनना है इस रिडबर्ग फार्मूला पर ही बनना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो क्या होता है रिडबर्ग फार्मूला, क्या बताता है आपको, वो आपको वेव नंबर या फिर वेवलेंथ का रिलेशन देता है, ठीक है। जो हमने पीछे लाइंस निकाली थी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की, अब सबकी पर्टिकुलर लाइंस के वेवलेंथ अगर आपको निकालने हुए या फिर वेव नंबर की वैल्यू आपको निकालनी हुई तो आप यूज़ करते हो दिस फार्मूला विच इज़ रिडबर्ग फार्मूला। तो देखो क्या हुआ था यहाँ पर, एटम एटम का जो मॉडल था, जो बोर्ड ने नील बोर्ड ने दिया था, जिसे हम इस लेक्चर के बाद कवर करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो क्या हुआ था कि देखो एटम में क्या होता है, बीच में आपको पता है न्यूक्लियस है एंड चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, शेल्स होती है, या फिर आप ऑर्बिटल कह सकते हो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस करके क्या हो जाता है, जो बोर्ड थे उन्होंने ये बताया था कि पर्टिकुलर वैल्यूज होती है एनर्जी लेवल्स की, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पर्टिकुलर एनर्जीज पर ही रिजाइड करता है, ये नहीं हो सकता कि कहीं पर भी बीच में रिजाइड करने लगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि हमने बोर मॉडल पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, वो कहीं से फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक्साइट होता है टू द हायर एनर्जी लेवल। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए जो ये एनर्जीज की वैल्यू है वो कैसे आती है, तो एनर्जी की वैल्यू आपको पता है कैसे होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये इतना। तो वैसे ही अगर हम हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू डालते रहे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल्स टू 1 के लिए -13.6, देन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है ये सब एनर्जी की वैल्यू, देन -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर Z1 पुट करके एंड एन की वैल्यू पुट करके आप एनर्जी हर एक ऑर्बिटल की निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइट हो जाएगा, जब वो एक्साइट होगा तो वो जाएगा टू द हायर एनर्जी लेवल। तो ये N1 से N2 में भी जा सकता है, N3 में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कि उसने कितनी करी है, उस अकॉर्डिंग वो यहाँ से जंप लगाता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, पहले ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये यहाँ से एक्साइट होके कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, ठीक है। देन इसको अनस्टेबिलिटी फील हुई और उसने क्या कर दिया, दोबारा से वो नीचे आ गया अपने लोअर लेवल पे, एंड इसको करने के लिए साथ में क्या हो जाती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ई लिख सकते हो या फिर डेल्टा ई लिख सकते हो, ठीक है। अब ये कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो निकलती है एक फॉर्मूले से जो हम करेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलती है वो मैं बताऊंगी, और साथ में ये जो ट्रांजिशन हो रही है, और मैं यहाँ पर इलेबोरेट करके आपको बताती हूँ, इन ये जो ऑर्बिटल्स है या फिर एनर्जी लेवल्स है, इन्हें स्ट्रेट लाइन से भी कई बार हम ऐसे समझने के लिए दिखा देते हैं। मान लो ये है N1 एंड दिस इज N2, ठीक है। इसकी एनर्जी है 13 -13.6, ठीक है, -13.6, एंड इसकी एनर्जी है आपके पास -3.4। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से ऊपर गया, इधर पहुँच गया, ठीक है। अब इसको क्या फील हुआ, अनस्टेबल, ये हुआ यहाँ पर अनस्टेबल, तो ये आ गया नीचे, एंड ये करने से, डी एक्साइटेशन करने से इसने एनर्जी क्या कर दी, एनर्जी ऑफ फोटोन को इमिट कर दिया, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो ये डेल्टा ई है जो इसने बाहर को दी है, दैट इज गिवन बाय दोनों एनर्जी लेवल का
डिफरेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये ऊपर गया था वो उसने डी एक्साइटेशन के टाइम पर क्या कर दी, बाहर दे दी। ठीक है, तो पर्टिकुलर केस के लिए जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, इस केस के लिए अगर आप ये वैल्यू निकालोगे, आपके पास ये वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को माइनस करके। तो माइनस कैसे करोगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, -3.4 माइनस 13.6, जो कि वैल्यू आ जाती है आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, और जो यहाँ पर लाइन बन रही है, जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है इस डी एक्साइटेशन से, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में डी एक्साइट हो रहा है, उस टाइम पर जो आपको सिग्नल बोल सकते हो या फिर स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, उसकी एनर्जी होगी इसके कॉरेस्पॉन्ड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये चक्कर होता है एनर्जी का कि एनर्जी कैसे आती है लाइंस की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं जर्नली वो वेवलेंथ या वेव नंबर में बनते हैं, एनर्जी में बहुत कम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द nth लेवल, तो एनर्जी कितनी होती है nth लेवल के लिए, nth लेवल अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई भी एनर्जी लेवल है उसके लिए एनर्जी इज गिवन बाय, जनरल फॉर्मूला होता है En इक्वल्स टू -13.6 Z² एटॉमिक नंबर जिस एटम की आप बात कर रहे हो। अब देखो ये तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह के स्पेक्ट्रम हर एक एलिमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, इस तरह के नहीं है, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, वो स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है, जैसे फिंगरप्रिंट की तरह, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के क्या होता है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है, यूनिक है, सबके यूनिक फिंगरप्रिंट्स है। उसी तरह से जो स्पेक्ट्रम होते हैं एलिमेंट्स के वो सभी यूनिक है, तो वो एक तरह से कह सकते हो वो आइडेंटिटी है हर एक एलिमेंट की। ठीक है, सो दिस डिवाइडेड बाय n²। तो ये रहा आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला। किसी भी लेवल की एनर्जी आपने निकालनी है तो Z पुट कर दो किस एटम की है और कौन सा लेवल है, तो यहाँ से En आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, लेकिन हमने क्या करनी है, हमने निकालना है एनर्जी ऑफ, सो एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड जब डी एक्साइटेशन हुई तो जो ये फोटोन एमिट हुआ उसकी एनर्जी कितनी है, दैट इज गिवन बाय डेल्टा ई। अब वो कैसे निकालोगे, गिवन बाय E2 माइनस E1, दोनों एनर्जी लेवल्स का आपने डिफरेंस कर दिया तो आपको एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड निकल गई। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को दोनों पे आप लगाओगे, सो दिस इज, एंड वी ऑल्सो नो दैट एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, तो एनर्जी की जगह आप एच न्यू लिख सकते हो। ठीक है, उससे हम बाद में लिखते हैं। डेल्टा ई इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं -13.6, जो कि हम कॉमन निकालेंगे दोनों में से। ठीक है, Z² और Z² की वैल्यू यहाँ पर Z² है, इसके लिए Z इक्वल्स टू 1 है फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के साथ डील कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल्स टू 1 एटॉमिक नंबर 1। नाउ 1/N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमने N2 पुट करा था, सॉरी यहाँ पर हमने N2 पुट किया था, फिर हमने यहाँ पर क्या पुट किया, N1। तो देखो यहाँ पर माइनस नहीं +13.6 बाहर निकालना है, जिस करके यहाँ पर -1/N2² रह जाएगा, क्योंकि 2 - 1 आप कर रहे हो, और 13.6 आपने बाहर निकाला है, तो ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस दोनों हो जाएगी यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो 13.6 आपने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, एंड एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई थी, एनर्जी की वैल्यू आ गई थी hc/λ, तो hc/λ यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ अब देखो क्या है, हम पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिख लेते हैं, N1 का स्क्वायर। ठीक है, -1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, और Z1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ओके, अब ये जो H एंड C है उसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रहा, दिस इम्प्लाइज 1/λ इक्वल्स टू +13.6 डिवाइडेड बाय HC, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर वही 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू 13.6/HC, क्योंकि H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.26 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, पीछे लेक्चर्स में हमने करा है। एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब आप ये H की वैल्यू एंड C की वैल्यू डालोगे और 13.6 से उसे डिवाइड कर दोगे, तो वो जो
डायरेक्ट वैल्यू आती है वो आती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट को, तो यहाँ पर आ जाता है 1/λ एंड इस पूरे की जगह आ जाता है कैपिटल आर, दैट इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड साथ में क्या आ जाता है 1/n1² माइनस 1/n2²। ये तो हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन अगर आपने रिडबर्ग्स फॉर्मूला जर्नलाइज करना है तो ये z² यहीं पर रहने दो, ठीक है। तो r(z²) माइनस n2² एंड 1/वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ क्या होता है वेव नंबर। तो ये पूरा जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस इज द रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द रिडबर्ग्स इक्वेशन कह सकते हो आप, इक्वेशन या फिर फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो ये आर की वैल्यू है वो कितनी होती है, देखो जो ये आर की वैल्यू है एक्चुअली ये होती है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये होती है, ये आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको लर्न क्या करना है, लर्न करनी है आपको 1/r की वैल्यू। क्यों, बिकॉज आपको क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल में जो आपको पूछेंगे वो पूछेंगे वेवलेंथ, लेकिन यहाँ पर तो 1/λ का ये फॉर्मूला है, नॉट वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ का ये पूरा फॉर्मूला है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको रिवर्स करने की, जब आप ये इसका रिवर्स करोगे तो यहाँ पर भी आर का रिवर्स हो जाएगा। तो 1/दिस होल बिग क्वांटिटी, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में, इसीलिए हम शॉर्टकट क्या करते हैं, हम इसकी 1/r की वैल्यू पहले से ही लर्न करके रख लेते हैं, तो हमें बहुत इजी हो जाती है इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू जो आप लर्न करोगे दैट इज इक्वल्स टू 912 एंगस्ट्रॉन एंड 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर मीटर में क्वेश्चन है, आपको पूछा है क्वेश्चन में कि मीटर में निकालो, तो इसको एंगस्ट्रॉन की जगह 10⁻⁻10 मीटर लिख लेना जस्ट, ठीक है। तो 1/r की वैल्यू लर्न करना इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है। तो आप इसे लर्न करो। अब देखो क्या है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है n1 एंड n2 में, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। तो देखो n1 क्या है एंड n2 क्या है। z तो आपको पता है एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन एटम है तो 1 पुट करोगे, हीलियम है तो 2 पुट करोगे, वैसे ही जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब देखो n1 क्या होता है, n1 होता है फाइनल लेवल, क्योंकि हम यहाँ पर डी एक्साइटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जहाँ से जहाँ वो पहुँचा, जैसे ये दोनों है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो जो फाइनल है, ठीक है, जो फाइनल जहाँ पे फिनिश अप हो रहा है दैट इज फाइनल, या फिर जहाँ पर लैंडिंग हो रही है, ठीक है, वो वाला लेवल। और जो n2 होता है वो होता है स्टार्टिंग लेवल, जहाँ से आपकी डी एक्साइटेशन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया स्टार्टिंग लेवल। तो n1 n2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको अब, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक स्पेशल केस भी है, दैट इज बामर्स फॉर्मूला। तो देखो जो ये रिडबर्ग्स फॉर्मूला था ना, एक्चुअली ये बाद में आया था, ये चीज़ बाद में आई थी, लेकिन पहले जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी बामर सीरीज़ की, जो वो सारी सीरीज़ है उसमें से सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी दैट वाज बामर सीरीज़, जो कि विजिबल रेंज में आती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, बामर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो जस्ट किस तक लिमिटेड था, जस्ट था वो बामर सीरीज तक लिमिटेड, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर बताया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बामर फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो बामर फॉर्मूला कैसे बनता है, जब आप n2 की वैल्यू, जब आप n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करते हो, 2 पुट करते हो, तो आपके पास बन जाता है बामर फॉर्मूला। क्योंकि बामर सीरीज में जो लाइंस आती है, जो फिनिश होती है, जहाँ पर लैंड करती है लाइंस, वो क्या होती है, n=2 लेवल पे स्टॉपेज होता है, ठीक है। तो बामर फॉर्मूला में क्या होता है, बामर फॉर्मूला में होता है n1 की वैल्यू 2, ठीक है। तो बामर फॉर्मूला इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू, जस्ट आपने ऊपर वाले फॉर्मूला में n1 की जगह 2 पुट करना है, तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या होगा कि जहाँ से जहाँ पर लाइन आ रही है, तो दिस इज द बामर फॉर्मूला। तो इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जर्नलाइज फॉर्मूला है। तो देखो जब बामर की इक्वेशन आई थी, बामर फॉर्मूला आया था, जब बामर ने अपनी
वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस डिस्कवर की थी, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे बामर, लाइमन हुआ, फिर पाश्चिन हुआ, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री, तो ये सारी सीरीज डिस्कवर होती गई डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और इनको जो ये इनके नेम्स है वो है आफ्टर देयर डिस्कवरर्स। ठीक है, तो देखो जब ये चीज़ हुई थी तो बामर लाइंस आ गई थी, तो उसके बाद जो रेडबर्ग थे उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया जो कि सभी लाइंस को कवर करेगा। ठीक है, तो ये था सिर्फ बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला, लेकिन रेडबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी जिसमें सभी लाइंस का, चाहे आप कोई भी ट्रांजिशन कहाँ से n1 कुछ भी हो, n2 कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए उस लाइन के लिए आप लैम्डा निकाल पाओगे, या फिर उस लाइन का आप वेव नंबर इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि वेवलेंथ वेव नंबर क्या है, किसी लाइंस के वो क्या होते हैं, काइंड ऑफ नेम्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप निकाल सकते हो वेव लेंथ, ठीक है, या फिर वेव नंबर। तो ये था रेडबर्ग्स फॉर्मूला। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट कैच है वो क्या है, 1/r की वैल्यू लर्न करना, दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैंने ये आपको रेडबर्ग्स फॉर्मूला बताया है उस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और तब आपको सही यूसेज पता चलेगा इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इस जो टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं तो इस इक्वेशन पे बनने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बाय बाय।